हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की पॉइंट कंप्यूटर शिक्षा में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइबर सुरक्षा नाम का टॉपिक, जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगामी भर्ती रीट 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। सिस्टम, नेटवर्क और डाटा को चोरी, अक्षति या अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना साइबर सुरक्षा कहलाता है। साइबर सुरक्षा का तात्पर्य है कि कंप्यूटर सिस्टम, उसके नेटवर्क और डाटा को चोरी, अक्षति या अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना साइबर सुरक्षा कहलाता है। साइबर खतरों से बचाव के लिए फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार साइबर सुरक्षा का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों से होने वाले नुकसान को कम करने हेतु डाटा की गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रखना है। यानी कि क्वेश्चन आएगा, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? साइबर हमलों से होने वाले नुकसान को कम करना और डाटा की प्राइवेसी यानी गोपनीयता और उसकी सिक्योरिटी को बनाए रखना। डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा की सहायता ली जाती है। साथियों, एक मिनट रोकूंगा। डिजिटल संपत्ति क्या होता है? डिजिटल संपत्ति का मतलब होता है कि जो लेन देन जो ऑनलाइन अपन डिजिटल माध्यम से करते हैं उसको डिजिटल संपत्ति कहते हैं। तो उसी की सुरक्षा के लिए एक शब्द आया है आपके पास, एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या होता है और साइबर सुरक्षा क्या होता है, इसकी मदद ली जा रही है। एथिकल हैकिंग का मतलब ये होता है कि एथिकल हैकिंग इसलिए क्या की जाती है, उसमें जो हैकर होते हैं वो इथिकल होते हैं। एथिकल यानी कि सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उस हैकिंग करने के लिए। कोई भी अटैक करेगा तो किस प्रकार से, भाई समस्या कोई आएगी तभी तो उसका सॉल्यूशन पता लगेगा, तो उसी को कहते हैं एथिकल हैकिंग। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डाटा की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय प्रदान करती है, जबकि एथिकल हैकिंग सिस्टम में समस्त कमजोरियों की खोज करके सुरक्षा बढ़ाने में सहायता करती है। एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य हैकर द्वारा शोषण किए जाने से पहले कमजोरियों का पता लगाकर सिस्टम की समस्त सुरक्षा में सुधार करना है। लगातार विकसित हो रहे साइबर खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा बनाए रखने के लिए एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा दोनों की आवश्यकता होती है। अगला है साइबर सुरक्षा के लाभ क्या है? साइबर सुरक्षा के लाभ। साइबर सुरक्षा की अभूतपूर्व भूमिका के साथ इसके असंख्य लाभ हैं। या साइबर सुरक्षा के लिए कुछ लाभ दिए गए हैं। पहला लाभ है व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा। किसी भी व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा। साइबर सुरक्षा व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करता है, जैसा कि व्यक्ति फाइल, संदेश, गोपनीय दस्तावेज आदि। साइबर सुरक्षा संवेदनशील डाटा को अवांछित पहुंच से बचाता है। यह डाटा की गोपनीयता बनाए रखने में सहायक होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के डाटा की सिक्योरिटी करना भी साइबर सुरक्षा का पार्ट है। दूसरा है व्यावसायिक सुरक्षा, बिजनेस से संबंधित। व्यावसायिक सुरक्षा में विश्व में साइबर सुरक्षा उद्यमों को उनकी डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं और विपणन एवं व्यवसाय की अस्थिरता से बचाते हैं। साइबर सुरक्षा साइबर हमलों को रोककर डाउन टाइम और संभावित नुकसान को कम कर सकते हैं। तीसरा है उत्पादकता में सुधार। साइबर हमलों के कारण व्यवसाय में डाउन टाइम पर उत्पाद में कमी आ जाती है। प्रभावी सुरक्षा इस हमले से बचने की प्रारंभिक चेतावनी देकर उत्पादकता में सुधार कर सकती है। चौथा है ग्राहक विश्वास। मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्राहक विश्वास। यानी कि साइबर सुरक्षा निजी कंपनियों, राजकीय कार्यालयों आदि में समस्त डाटा को सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान करती है। मजबूत साइबर सुरक्षा अपने ग्राहकों, भागीदारों और हितधारकों के साथ विश्वास बनाए रखती है। पांचवा है बौद्धिक संपदा संरक्षण। क्या होता है? मजबूत साइबर सुरक्षा बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, गोपनीय दस्तावेज, कॉपीराइट सामग्री आदि की रक्षा करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी संगठन का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बना रहे, वह उसकी समस्त जानकारी सुरक्षित रहे। यानी कि जो भी कंपनी के पेटेंट हैं, उनके
गोपनीय दस्तावेज हैं, कॉपीराइट सामग्री है, उसकी रक्षा करना भी साइबर सुरक्षा का पार्ट है, लाभ है। अगला है छठा, उन्नत सहयोग। विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक उपक्रम साइबर सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षित संचार प्लेटफॉर्म की सहायता से उपकरण डाटा की अनाधिकृत पहुंच या डाटा लीक की चिंता किए बिना प्रभावी ढंग से एक दूसरे को सहयोग करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है। अब आता है कि साइबर सुरक्षा के प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या है। पहला प्रभाव है नियमित अपडेट, यानी साइबर सुरक्षा में नियमित अपडेट क्या है, व्यवसायों को साइबर हमलावरों से एक कदम आगे रहने के लिए अपने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सुरक्षा रणनीति को नियमित रूप से अपडेट करने की आवश्यकता रहती है। दूसरा है निरंतर सीखने की आवश्यकता, यानी समय के साथ साइबर खतरे की बदलते रहते हैं जो नए और कभी न खत्म होने वाले हैं। इन खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा में निरंतर सीखने की प्रक्रिया भी बदलना आवश्यक है। तीसरा है सिस्टम की गति धीमी होना। सिस्टम की गति धीमी होना, यानी साइबर सुरक्षा का निरंतर अपडेट होने के कारण समय के साथ सिस्टम की गति धीमी हो सकती है, क्योंकि इन सुरक्षा अनुप्रयोगों को चलाने में बहुत सारे संसाधन कार्य करते हैं। चौथा है लगातार निगरानी रखना। एक प्रभावी साइबर सुरक्षा के लिए किसी संगठन को अपने सिस्टम और नेटवर्क की नए खतरों से निरंतर निगरानी रखनी पड़ती है, जिससे वह पहले से ही खतरों का पता लगाकर खतरे के स्तर का आंकलन कर शीघ्रता से समाधान करने में सक्षम बन सकता है। पांचवा है महंगा। महंगा मतलब साइबर सुरक्षा लागू करना बहुत महंगा हो सकता है, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए लगातार सीखने और खर्च करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए कई छोटे व्यवसायों के लिए लागत वहन करना मुश्किल हो सकता है या हो जाता है। अब है साइबर सुरक्षा के प्रकार कितने। तो शुरू करते हैं साइबर सुरक्षा के प्रकार। क्योंकि साइबर सुरक्षा हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है, इसीलिए इसके विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है और वे हमें कैसे लाभ पहुंचाते हैं। आइए नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा और अन्य सहित विभिन्न प्रकार की साइबर सुरक्षा पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। पहला है नेटवर्क सुरक्षा, यानी इसका उद्देश्य नेटवर्क बुनियादी ढांचे को अनाधिकृत पहुंच, दुरुपयोग और डाटा में हेराफेरी से बचाता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है नेटवर्क में सुरक्षा। दूसरा है एप्लीकेशन सुरक्षा। दूसरा है एप्लीकेशन सुरक्षा। इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को उन खतरों से सुरक्षित किया जा सकता है जो विकास या परिनियोजन चरण के दौरान कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। तीसरा है क्लाउड सुरक्षा। क्लाउड सुरक्षा क्या होता है? क्लाउड मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं क्लाउड के बारे में। अनाधिकृत पहुंच, डाटा नियमों का उल्लंघन और अन्य संभावित खतरों के खिलाफ क्लाउड में संग्रहित डाटा और एप्लीकेशन की सुरक्षा करता है। चौथा है सूचना सुरक्षा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एन्क्रिप्शन, पहुंच नियंत्रण और निगरानी के माध्यम से पारगमन और विश्राम दोनों में डाटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करती है। पांचवा है एंड पॉइंट सुरक्षा। एंड पॉइंट सुरक्षा में आएगा लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे उपकरणों को साइबर हमलों या अनाधिकृत एक्सेस से बचाता है। छठा है मोबाइल सुरक्षा। मोबाइल उपकरणों, एप्लीकेशन और डाटा को साइबर खतरों से सुरक्षित रखता है। अगला है पहचान और पहुंच प्रबंधन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। क्या होता है? अनाधिकृत पहुंच या जानकारी के दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिए किसी संगठन के संसाधनों तक उपयोगकर्ताओं की पहुंच का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और कंट्रोल करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। संभावित साइबर हमलों से
आईओटी से जुड़े उपकरणों और नेटवर्क की सुरक्षा करता है। अगला है डाटा सुरक्षा, एन्क्रिप्शन और एक्सेस नियंत्रण जैसे सुरक्षा उपायों को लागू करके डेटा की अखंडता, गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करता है। अगला है ऑपरेशनल सिक्योरिटी, ऑपसेक, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका नीतियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों के माध्यम से विरोधियों द्वारा शोषण किया जा सकता है। अगला है साइबर सुरक्षा के खतरे, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। साइबर खतरों के कुछ स्रोत साइबर आपराधिक संगठन, आतंकवाद और हैकर्स हैं। उभरती हुई तकनीक, सुरक्षा प्रवृत्तियों और खतरे की खुफिया जानकारी के शीर्ष पर बने रहना मुश्किल हो सकता है। कई प्रकार के साइबर खतरों से डाटा और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा करना आवश्यक है। साइबर हमलों के कुछ संभावित खतरों की सूची नीचे दी गई है। क्या है? पहला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, पहला है साइबर आतंकवाद। इस खतरे में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पर राजनीतिक रूप से प्रेरित हमला शामिल है, जिसका उद्देश्य नुकसान और व्यापक पैमाने पर सामाजिक अशांति पैदा करना हो सकता है। यानी कि साइबर आतंकवाद क्या होता है? कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पर राजनीतिक रूप से हमला हो सकता है, जिसका उद्देश्य नुकसान और व्यापक पैमाने पर सामाजिक अशांति, कोई आतंकवाद के खिलाफ बम फेंकने के, कोई मेल भेजना हो सके, ये भी साइबर अपराध है। किसी की वेबसाइट हैक करना, ये भी साइबर अपराध है। तो इस प्रकार से आता है साइबर आतंकवाद के। दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग। यह एक ऐसा हमला है जो आमतौर पर सुरक्षित संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए छल का प्रयोग या उपयोग करता है। तीसरा है ट्रोजन। यह पौराणिक ट्रोजन हॉर्स के समान है। यह हमला पीड़ितों को विश्वास दिलाता है कि वे सुरक्षित फाइल खोल रहे हैं, इसकी बजाय स्थापित होने के बाद ट्रोजन सिस्टम को लक्षित करता है, आमतौर पर एक बैकडोर बनाता है जो हैकर को क्या देता है? एक्सेस देता है। चौथा है मेलवेयर। एक मेलवेयर पर पूरा वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। इस खतरे में वर्म, वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, अन्य मेलवेयर शामिल है। यह आपके कंप्यूटर के संसाधनों तक पहुंच को भी बाधित कर सकता है, सिस्टम अस्थिरता का कारण बन सकता है या आपके डाटा संग्रहण से गुप्त रूप से डाटा को बेच सकता है। पांचवा है एडवेयर, एडवर्टाइजमेंट। यह खतरा भी एक मेलवेयर खतरा है। इसे अक्सर विज्ञापन समर्पित सॉफ्टवेयर के रूप में संदर्भित किया जाता है। एडवेयर वायरस एक संभावित अवांछनीय प्रोग्राम पीयूपी है जो सहमति के बिना स्थापित किया गया है और अपने आप परेशान करने वाले वेब विज्ञापनों का उत्पादन करता है। अगला है फिशिंग। फिशिंग अक्सर व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध करने वाले निर्देशों को खोलने और उनका पालन करने के लिए प्राप्तकर्ता को धोखा देने के लिए हैकर्स नकली संचार का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से ईमेल। कुछ फिशिंग में मेलवेयर इंस्टॉल करना शामिल होता है। अगला है डॉज। डॉज की फुल फॉर्म डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। क्या है? डॉज हमलों में हैंडशेक संचालक के साथ एक नेटवर्क या कंप्यूटर पर भारी पड़ना शामिल है, प्रभावी रूप से सिस्टम को ओवरलोड करना और इसे उपयोगकर्ता के अनुरोधों पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ बनाता है। आठवां है मैन इन द मिडिल हमला। मैन इन द मिडिल हमला MITM हमलों के हिस्से के रूप में हैकर्स खुद को दो व्यक्तियों के इंटरनेट लेन देन में हस्तक्षेप करते हैं। हैकर्स अंदर आने के बाद वांछित डाटा को फिल्टर कर सकते हैं और ले सकते हैं। MITM मैन इन द मिडिल हमले अक्सर असुरक्षित सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर होता है। अगला है बॉटनेट्स। बॉटनेट्स कंप्यूटर का एक नेटवर्क जो मेलवेयर से संक्रमित हो गया है और एक हमलावर पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसे बॉटनेट कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? बॉटनेट। बॉटनेट क्या साथियों? कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो मेलवेयर से संक्रमित हो गया है और एक हमलावर पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
यानी कि एक कंप्यूटर का जो नेटवर्क है जिसका वायरस लग गया या हैकर कर दिया और उसी पर हमलावर पार्टी द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, कंट्रोल कर दिया, उसे बॉटनेट कहा जाता है। बॉटनेट का उपयोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस हमलों को लॉन्च करने, डाटा चोरी करने, स्पैम भेजने और हमलावर को डिवाइस और उसके कनेक्शन पर पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल का पूरा नाम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। डाटाबेस क्वेरी में दुर्भावनापूर्ण कोड की एक स्ट्रिंग डालने से हमलावर एसक्यूएल इंजेक्शन तकनीक के माध्यम से प्राधिकरण के बिना वेब एप्लीकेशन डाटा तक पहुंच सकते हैं। एक एसक्यूएल इंजेक्शन दुर्भावनापूर्ण एसक्यूएल कमांड निष्पादित करने या संवेदनशील डाटा जैसे सुरक्षित संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एसक्यूएल कोड को संशोधित करता है। 11वां है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। विस्तारित लक्षित हमले हैं जब एक हमलावर एक नेटवर्क में घुस जाता है और डाटा चोरी करने के इरादे से लंबे समय तक अनदेखा करता है, उसे बोलते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, यानी कि पहले से ही पहुंच जाता है। फुटप्रिंट क्या है? डिजिटल फुटप्रिंट शुरू करते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट जैसे कभी कभी डिजिटल छाया भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? डिजिटल छाया। डाटा का वह भाग जिसे कोई व्यक्ति ऑनलाइन अपने कार्यों के माध्यम से बनाता है। लगभग हर ऑनलाइन गतिविधि किसी न किसी रूप से डिजिटल ट्रेस छेड़ती है। इंटरनेट की शुरुआत के तुरंत बाद डिजिटल फुटप्रिंट अस्तित्व में आया। सबसे पहले उपयोगकर्ताओं का डिजिटल फुटप्रिंट अपेक्षाकृत सरल था। इसमें एक आईपी एड्रेस का पता, ब्राउजिंग इतिहास, अपलोड की गई फाइलें, ऑनलाइन मैसेजिंग और अन्य डाटा शामिल था। डिजिटल फुटप्रिंट एक व्यक्ति या संगठन की ऑनलाइन गतिविधियों का संग्रह होता है। इसमें वेबसाइटों, सोशल मीडिया, ईमेल, ब्लॉगिंग और अन्य ऑनलाइन स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न जानकारी शामिल होती है। यह जानकारी ऑनलाइन पहचान को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि पेशेवर या व्यक्ति पहचान। डिजिटल फुटप्रिंट को नियंत्रित करने के लिए सतर्क रहना और ऑनलाइन गतिविधियों को सावधानीपूर्वक संचालित करना महत्वपूर्ण है। यह ऑनलाइन सुरक्षा और निजी जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अज्ञात लोग ऑनलाइन गतिविधियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। आप डिजिटल फुटप्रिंट को इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है always think long term before posting. Second है use privacy setting on the social network page. Third है keep personal information private. Fourth है protect your privacy and the privacy of your friends. Fifth है apply the golden rules when online. अब आता है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी क्या होती है? इंटरनेट पर उपलब्ध लेख या शोध पत्रों को आंशिक रूप से, संपूर्ण रूप से कॉपी करना, लेखक की सहमति के बिना सामग्री का उपयोग करना, लेखक को उचित श्रेय न देना आदि क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी। अब इस लेसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है? डाटा की सुरक्षा से, नेटवर्क की सुरक्षा से या कंप्यूटर की सुरक्षा से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा का मुख्य कार्य क्या है? साइबर सुरक्षा का मुख्य कार्य क्या है? डाटा की अखंडता, डाटा की गोपनीयता बनाए रखना या डाटा की उपलब्धता कराना? इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बाहर के हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा के लिए कौन सा तंत्र काम में लिया जाता है? फायरवॉल, एंटीवायरस, फॉर्मेटिंग या एडिटिंग? बाहर से हमले के लिए निजी नेटवर्क की रक्षा के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अटैक है जिसे उपयोगकर्ता को ईमेल पर अवांछित अनसॉलिटेड मात्रा प्राप्त होती है ईमेल की? उसको बोला जाता है ईमेल स्पूफिंग। क्या बोला जाता है? ईमेल स्पूफिंग। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रतिकूल प्रभाव है? डाटा की सुरक्षा, दूरस्थ कार्य सुरक्षा, निरंतर या उच्च लागत? डाटा की सुरक्षा। रिक्त स्थान देख लेते हैं। सिस्टम में अनाधिकृत तरीके से एक्सेस करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हैकिंग। क्या कहलाता है? हैकिंग। अगला है डिजिटल ट्रेस का दूसरा नाम डिजिटल फुटप्रिंट। तीसरा है मूल लेखक की सहमति के बिना डाटा का प्रयोग करना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी। किसी नेटवर्क की सुरक्षा व कमजोरियों को साइबर, किसी नेटवर्क, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों,
किसी नेटवर्क की सुरक्षा व कमजोरियों को किसकी सहायता से जांच की जाती है? ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मैंने बताया था कि किसी नेटवर्क की सुरक्षा और कमजोरी का पता इथिकल हैकिंग के द्वारा, इथिकल हैकिंग की सहायता से लगाया जाता है। दूसरा,